हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह और हमने एक मिनी सीरीज की शुरुआत करी थी जिसमें हमने सबसे पहले 10th यूनिट को उठाया था, ट्राइब्स ऑफ एमपी। और उस पर हमने एक छोटे छोटे वीडियोस बना रहे थे कि हम ट्राइब्स को डिटेल एनालिसिस करके पढ़ें ताकि हमारे ट्राइब्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कभी गलत ना हो। ट्राइब्स बहुत डिफिकल्ट यूनिट मानी जाती है क्योंकि क्वेश्चंस काफी डेप्थ में पूछे जाते हैं और हमें बहुत इंटर रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारे कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स के इनके काफी रिलेटेड होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। तो इसी इशू को हम सॉल्व करने के लिए हमने ट्राइब्स को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करी है इस वीडियो के थ्रू। हम ऑलरेडी 2 ट्राइब को पढ़ चुके हैं, गौंड ट्राइब और भील ट्राइब। अगर किसी ने लेक्चर को जाके नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, और कोई भी इशू, प्रॉब्लम, डाउट आता है तो आप उसमें कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम न्यू ट्राइब को पढ़ेंगे जो है अपनी सहारिया ट्राइब। ठीक है, ठीक है। सहारी ट्राइब का हम देखेंगे कि सब क्षेत्र किधर पे है, किधर पे वो लोग रिसाइड करते हैं, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन स्पेसिफिकली सहारिया ट्राइब की कहाँ है। क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं कि स्पेसिफिक ट्राइब बिलोंग्स टू विच एरिया, तो हमें पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में मैप होना चाहिए कि ये ट्राइब इस वेस्टर्न एरिया में रहती है, ये ट्राइब इस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, तो हमारे दिमाग में एमपी का मैप छपा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी को ये जाके मैप को डाउनलोड करना है, ये ऑफिशियल साइट से डाउनलोडेड मैप है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने स्टडी टेबल के जिसको सामने लगा दीजिए, तो इससे कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपके ट्राइब्स पढ़ने में। ठीक है, अब हम देखते हैं सहारिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, सहारिया किस क्षेत्र में रिसाइड करते हैं। तो जो देख रहे होंगे आपकी जो स्किन कलर क्रीम कलर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है सहारिया ट्राइब का, ये नॉर्दर्न एरिया में सहारिया ट्राइब मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए सहारिया ट्राइब के? श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और विदिशा में सहारिया ट्राइब के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अब सहारिया ट्राइब के बारे में हम देखते हैं कि सहारिया ट्राइब का ओरिजिन नेम्ड एज सहारिया। हम सहारिया, बैगा और भारिया जैसे पिछड़ जनजाति, सबसे पिछड़ी जनजाति है, ये काफी ज्यादा पीवीटीजीज में आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, जो ये कौन से ग्रुप होते हैं पीवीटीजीज, जिसको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मतलब ये क्या होता है, ये लोग कुछ ज्यादा ही पिछड़ी जनजाति होती है। तो एमपी में से 3 जनजाति हैं जो काफी ज्यादा पिछड़ी जनजाति में माने थे। वैसे तो 43 ट्राइब्स है एमपी में, लेकिन स्पेसिफिकली 3 ट्राइब है वो कुछ ज्यादा ही पीछे रह गई है दिन दुनिया से, वो ज्यादा ही पिछड़ी है, तो इसको हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में डालते हैं। तो इन्होंने बोला कि सहारिया भी बैगा भारिया जैसे केंद्र द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, केंद्र सरकार की जो लिस्ट आती है उसमें सबसे पीवीटीजी जो होती है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो काफी ज्यादा पिछड़े लोग होते हैं। सहारिया भी एक जनजाति है जो एमपी की जनजाति आती है उसमें। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति पढ़ते हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ, सब कुछ पढ़ेंगे। फारसी भाषा के सहर शब्द का अर्थ जंगल होता है। सहर शब्द का अर्थ क्या होता है? फारसी भाषा के सहर शब्द का जो अर्थ है वो उसका होता है जंगल, अर्थात जंगलों में निवास करने वाली जनजाति। क्या मतलब हुआ? सहर शब्द का वर्ड का मतलब होता है, एक फारसी वर्ड है सहर, उसका मतलब होता है जंगल। ठीक है, अर्थात जंगलों में निवास करने वाली जनजाति को सहरिया कहते हैं। एक अन्य धारणा के अनुसार सहरिया शब्द की उत्पत्ति सह प्लस हरिया से हुई है। स का अर्थ होता है साथी, स का अर्थ होता है साथी, और हारिया का अर्थ होता है शेर, अर्थात शेरों के साथ जंगलों में निवास करने वाले जनजाति। ये ज्यादा मान्यता ज्यादा प्रेवलेंट है, इसको ज्यादा मानते हैं हम। ठीक है, एक तो हमारा फारसी शब्द वाला हो गया कि सहर वर्ड का मतलब होता है जंगलों में निवास करने वाले, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्यता जो सबसे ज्यादा जो प्रेवलेंट चलती है वो ये होती है, स का अर्थ होता है साथी और हारिया का अर्थ होता है शेर। तो अर्थात शेर के साथ जंगलों में जो निवास करने वाले जो जनजाति जो लोग होते हैं उन्हें हम सहरिया कहते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी लिख लें इंग्लिश में। बैगा और भारिया हमारे अदर पीवीटीजीज हैं एमपी से, बैगा और भारिया पीवीटीजीज 3 है एमपी से। ठीक है, ये लिखो 3 पीवीटीजीज हैं एमपी से। ठीक है, एक तो हो गई अपनी बैगा, ये भारिया, और अपनी होगी सहारिया जब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम बैगा और भारिया के ऊपर भी लेक्चर लाएंगे, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनको क्यों पीछा माना जाता है, क्यों इसको इतना पिछड़ा माना जाता है। ठीक है, और पर्शियन वर्ड शहर से आया है, जंगल का मतलब होता है, और स्पेसिफिकली जो लायन के साथ, शेरों के साथ निवास करते हैं उनको सहारिया जनजाति कहा जाता है, सहारिया ट्राइब कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं विच हैज टू बी लर्नड वेरी नाइसली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। एक एक करके सारे फैक्ट्स को हम पढ़ते हैं।
सहारिया अपने आप को वाल्मीकि की संतान मानते हैं। किसकी संतान मानते हैं? वाल्मीकि की संतान, डिसेंडेंट्स ऑफ वाल्मीकि। सहारिया जनजाति अपने आप को वाल्मीकि की संतान मानते हैं, डिसेंडेंट्स ऑफ वाल्मीकि। ऐत्रेय ब्राह्मण में उन्हें विश्वामित्र के वंशज भी कहा गया है। ठीक है, ऐत्रेय कहाँ कहा गया, कौन सी जगह कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में उनको डिसेंडेंट्स ऑफ विश्वामित्र भी कहा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। एने एकबरी में सहारिया के कौन सी बुक में सहारिया जनजाति का उल्लेख है? ठीक है, उनके एने एकबरी में सहारिया जनजाति का उल्लेख किया गया है। एने सहारियाज आर आल्सो मेंशन्ड इन एने अकबरी। ठीक है, तीन चीजें हमने पढ़ ली। क्या क्या? डिसेंडेंट्स ऑफ वाल्मीकि बोलते हैं, विश्वामित्र के डिसेंडेंट्स भी कहा जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है, और सहारियाज को मेंशन, देयर नेम हैव बीन मेंशन्ड इन एने अकबरी। ठीक है, ये भी मान्यता है कि उनकी उत्पत्ति शबरी से मानते हैं। ठीक है, अपने आप को भीलों को छोटा भाई मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी जनजाति अपने आप को भीलों का छोटा भाई मानती है? ठीक है, भील हमने लास्ट लेक्चर में ही हमने भील पढ़ा था। भील कौन से हो रही है स्पेसिफिक एरिया में थे? भील कौन से एरिया में थे? ये वाले एरिया में भील थे। ठीक है, और ये वाले एरिया में हमारे, ये भील वाला एरिया हो गया हमारा, ये हमारा सहारिया वाला एरिया हो गया, है ना। तो सहारिया जनजाति भीलों को अपना क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अपने, क्या बोल रहे हैं? यंगर ब्रदर्स ऑफ भील। ये अपने आप को छोटा भाई मानते हैं भील जनजाति के। ठीक है, ठीक है, अब हम इनके देखते हैं जिले कौन कौन से स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में ये जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निवास करते हैं, हमने देखा ही था, हमने सबसे पहले देखा उत्तरी क्षेत्र में ये वाले एरिया में निवास करते हैं श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, गुना, दतिया, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा जिले यहाँ पे पाए जाते हैं। ये पूरा स्पेसिफिक एरिया, ये वाला बेल्ट जो है, यहाँ पे सहारिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, मूल निवास स्थान शाहबाद के जंगल, कोटा जिला, राजस्थान कहते हैं इसको। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये अपना इंपॉर्टेंट था कि स्पेसिफिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। आपको एमपी का मैप ना दिमाग में बैठा होना चाहिए कि स्पेसिफिक कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर पे आता है। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, मोरेना इस साइड आता है, श्योपुर इस साइड आता है। तो क्वेश्चंस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं कि स्पेसिफिकली इस डिस्ट्रिक्ट में ये ट्राइब मिलती है कि नहीं। तो आपको दिमाग, ये हम लोकेशन तो पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ में मिल रहा है, साउथ में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए कि स्पेसिफिकली ये डिस्ट्रिक्ट इधर इस एरिया से पे बिलोंग करता है। ठीक है, हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। नॉर्दर्न रीजन में मिलते हैं श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, गुना, दतिया, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा। सबसे ज्यादा शिवपुरी में मिलते हैं। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किस साइड है? शिवपुरी में सबसे ज्यादा। ठीक है, कौन सी ट्राइब का? सहारिया ट्राइब का। शिवपुरी किधर है? शिवपुरी अपना ये है, अरे ये शिवपुरी है अपना, ये श्योपुर है, ये शिवपुरी। शिवपुरी में सबसे ज्यादा भील ट्राइब की पॉपुलेशन है। ठीक है, अब और अदर फैक्ट्स हमको पढ़ना है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं सारे ट्राइब में और बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है, पीवीटीजीज में आती है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सरकार इस पे बिल्कुल क्वेश्चन बनाएगी क्योंकि इनकी स्थिति काफी ज्यादा बैकवर्ड है, काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में ये लोग रहते हैं। गांव सहारिया सम्मेलन मैदान, गांव कहा? सहारिया समतल मैदान और समूह में रहते हैं। इनके गांव को सहराना कहते हैं। ये तो गैस कर लोगे आप, इजी है याद करने के लिए कि जो सहारिया का जो गांव होता है उसको हम सहराना कहते हैं। शारीरिक इनकी जो फिजिक होती है किस तरीके से पढ़ रहे हैं? सहारिया कोलेरियन परिवार की जनजाति है। मध्यम कद, सांवला रंग, मध्यपान अधिकता नहीं, मध्यपान की अधिकता नहीं। इनके शरीर दुबला पतला और कमजोर होता है, मतलब ये काफी ज्यादा डिप्राइव्ड होते हैं। इनके खाना पीना उतना ढंग से नहीं खाते हैं, तो इनकी फिजिक बहुत स्ट्रांग होती नहीं है। बेसिक मीडियम हाइट के रहते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, बहुत ज्यादा बॉडी वीक होती है और बहुत ज्यादा फ्रिजाइल होते हैं एक तरीके से। ठीक है, इनके गांव को सहराना कहते हैं। कोलेरियन परिवार की जनजाति, कोलेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मध्य बेसिक मीडियम हाइट होती है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज बॉडी इज वेरी फ्रेजाइल एंड वीक। ठीक है, ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे अलग अलग चीजें। उप जनजाति गोत्र। ठीक है, सहरिया गोत्र को गोत या सहरिया गोत्र को गोत या बेक कहते हैं। ठीक है, याद रखना, सहरिया जो होती जनजाति वो गोत्र को गोत और बेक भी कहते हैं। इनमें 51 गोत्र होते हैं। कितने? 51 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कितने गोत्र होते हैं सहरिया जनजाति में? 51 गोत्र पाए जाते हैं सहरिया जनजाति में।
सामाजिक व्यवस्था, सहरिया के गांव सहराना में एक पंचायत होती है। जैसे जैसे नॉर्मल गांव होते हैं उसमें पंचायत होती है, मतलब 5 लोग होते हैं, 5 हेड होते हैं, ठीक है, एक सरपंच होता है। वैसे ही इनका भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी तरीके से वर्क करता है कि इसमें पंचायत होती है, ठीक है, 5 पंच होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पटेल। नाम याद रखना है आपको, पटेल, कोटवार, बरई, भोपा और हथनरिया, ठीक है। क्या क्या है अपन यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 5 पंच कौन कौन से हो गए अपने, पटेल, कोटवार, बरई, भोपा, हथनरिया, ठीक है। बार बार आप प्रोनाउंस करोगे, बार बार रीड करोगे, बार बार मन में बोलोगे, जोर से बोलोगे तो याद आएगा। क्या क्या है, पटेल याद करो साथ साथ, पटेल, कोटवार, बरई, भोपा, हथनरिया। पटेल, कोटवार, बरई, भोपा एंड हथनेरिया, ठीक है। 2-3 बार बोलोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पटेल के बारे में पढ़ते हैं। पटेल इज इंपॉर्टेंट तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सहराना के मुखिया को पटेल कहते हैं। इसे खुटिया पटेल भी कहा जाता है, खुटिया पटेल भी कहा जाता है। जो मैंने अंडरलाइन मतलब मार्क करके रख रही हूँ, जो अंडरलाइन कर रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने नोट्स में लिखते चलना है। खुटिया पटेल भी कहा जाता है। पटेल की जो नियुक्ति वंशानुगत होती है, क्या होती है, हेरिडिटरी सिस्टम से होती है, ठीक है। उसका बेटा फिर वही एक पटेल होता है, फिर उसका बेटा भी पटेल बनेगा, फिर उसका बेटा भी फिर से पटेल बनेगा। एक तरीके से हेरिडिटरी नेचर का होता है। वो कार्य किस तरीके से होता है, धार्मिक, क्या काम करेगा ये, गांव में है तो धार्मिक सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होता है। गांव की समस्याओं का समाधान करना, बेसिक जो काम करते हैं जो हेड ऑफ विलेज करेगा, कि जो जो धार्मिक और सामाजिक कार्य, जो फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो रिलीजियस पार्टिसिपेशन, सोशल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, जो नेता काम करता है। स्पेसिफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करना, विलेज की कोई प्रॉब्लम है कि सड़क नहीं है, जैसे हम पंचायत में देखे थे सड़क नहीं थी, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो प्रॉब्लम है कि पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्थिति खराब है विलेज की, तो जो प्रॉब्लम है आपके विलेज की उसको जो सॉल्व कर रहा है वो पटेल, उसका पटेल का काम है इसको सॉल्व करना, ठीक है, ठीक है। प्रधान, नेक्स्ट पढ़ रहे प्रधान। क्या प्रधान का काम क्या होगा, प्रधान का काम होगा आपसी झगड़े, चोरी चकारी, दंड प्रणाली, सामाजिक अन्य गतिविधियों का व्यवस्था में सहयोग देना। प्रधान उसे क्या देता है, सपोर्ट कर रहा है, किसका, पटेल का। प्रधान पटेल का सपोर्ट कर रहा है प्रधान, ठीक है। तो यही बोल रहे, पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियस सोशल फंक्शन, रिजॉल्विंग थ्रेट्स, क्वारल्स, पनिशमेंट, आपसे में लड़ाई हो गई तो इसको बैठ के सॉर्ट आउट करना, ठीक है, पनिशमेंट देना, एंड असाइनिंग वेरियस सोशल एक्टिविटीज टू द पीपल। वो कौन कर रहा होगा, वो प्रधान काम कर रहा होगा, ठीक है। यू कैन रिलेट विद दैट, पंचायत वाला प्रधान, ठीक है, वो भी यही सब काम कर रहे थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम सबके बारे में पढ़ रहे हैं ना, सारे जो उनके 5 चीफ्स थे, 5 जो उनके पंच थे, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अपने के बरई, ठीक है, बरई। ही इज द मैसेंजर बीट्स द ड्रम। क्या कर रहा है, जो मैसेंजर, जो एक होता है मैसेंजर जो दे रहा है, क्या होता है, संदेह वाहक होता है, डोंडी पीटता है, ठीक है, जो बीट करता है ड्रम, एक अपने मैसेंजर मैसेज प्रोवाइड करता है इधर से उधर। जैसे बोलते देखा होगा ना गांव में, हम जो स्पेसिफिकली जाके वो ड्रम पीट पीट के जो बताते हैं मैसेज कि ये अब होने वाला है, आज यहाँ पे चीजें, ये ऐसा होने वाला है, ऐसा समारोह होने वाला है, तो क्या उसे बोलते हैं बरई, ठीक है। ये काम करता है, डोंडी पीट के, ड्रम पीट के स्पेसिफिकली बताता है, इन्फॉर्मेशन बताता है गाँव वालों को कि आज ये प्रोग्राम है, ये इस तरीके से सबको उपस्थित होना है, ये सब बरई बताएगा। नेक्स्ट है भोपा। भोपा क्या करेगा, he is also called गोथिया, he is one of the who treats तंत्र मंत्र, exorcism and other diseases, ठीक है। क्या कर रहा है गोथिया, क्या कर रहा है, गोथिया मतलब क्या कर रहा है, भोपा। भोपा को हम गोठिया भी कहते हैं, इसको गोठिया भी कहा जाता है भोपा को, ठीक है। ये तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, अन्य सभी बीमारियों का इलाज करता है। वो जो बाबा होते हैं जो तंत्र मंत्र करके जो बीमारियां ठीक कर देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली झाड़ने वाले जो बाबा होते हैं, उसको, उन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम, भोपा कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्या, नेक्स्ट क्या है, हथनरिया और गुनिया। हथनरिया और गुनिया, हथनरिया और गुनिया, ठीक है। ये एक वैद्य होता है, एक्सपर्ट इन हर्ब्स, उसको सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों की काफी ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। वेमेन डू नॉट पार्टिसिपेट इन पंचायत, वेमेन ज्यादातर इस सहरिया ट्राइब में पंचायत का हिस्सा नहीं बनती हैं, ठीक है। जड़ी बूटियां का ज्ञाता होता है, महिलाएं इसमें भागीदारी नहीं होती, ठीक है। 4 पटेल के बारे में पढ़ लिया हमने, प्रधान के बारे में पढ़ लिया हमने कि पटेल का काम क्या था, पटेल इज द हेड, ठीक है, वो सारे मेन काम करेगा। प्रधान उसको सपोर्ट करेगा उसके काम को, ठीक है। फिर हम बरई, जो एक बोलते हैं मैसेंजर होता है, उसको बरई कह रहे हैं हम। भोपा क्या होता है, तंत्र मंत्र झाड़ फूक करके जो आपको जो इलाज करते हैं वो भोपा हो जाएगा। और हट नरिया और गुड़िया क्या होता है, ये एक जड़ी बूटियों से वैद्य टाइप का होता है, वो भी दोनों सेम ही है, भोपा और हट नरिया, ठीक है। ये तंत्र मंत्र से कर रहा है, ये जड़ी बूटियों से कर रहा है, बस ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है,
ठीक है, महिलाएं इनकी पंचायत में पार्टिसिपेट कम से कम करती, नहीं करती ज्यादातर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इनकी वेशभूषा क्या होती है। राजस्थानी वेशभूषा का प्रभाव है, पुरुष धोती, रंगीन कमीज तथा साफा पहनते हैं। स्त्रियां लहंगा, घाघरा, चोली पहनती हैं। पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण प्रेमी होते हैं। ये शारीरिक स्वच्छता पर कम ध्यान देते हैं। ठीक है, इनके बीमार रहने का कारण यही है कि लोग ज्यादा क्लेanलीनेस या हाइजीन पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपने हाइजीन, पर्सनल हाइजीन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसमें इनमें बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। ठीक है, और इनमें इसलिए ये लोग काफी ज्यादा पीछे रह गए हैं समाज से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमने क्या नोटिस किया, जो राजस्थान वाले स्पेसिफिक एरिया, जो अपना राजस्थान नॉर्दर्न साइड ये पाया जाता है, तो नॉर्दर्न साइड से कौन सा स्टेट पास में पड़ता है? राजस्थान। फिर से बताऊं, कहाँ गया मैप? ये वाले एरिया में पाए जाते हैं सारे ट्राइब। तो ये यहाँ पे कौन सा स्टेट आता है? अपना राजस्थान आता है। ठीक है, तो इनकी जो सब चीजें, इनको इनके कॉस्ट्यूम्स वगैरह है ना, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है राजस्थानी कल्चर से। ठीक है, इनके जो पुरुष होते हैं वो धोती कमीज, रंगीन वाले मतलब कलरफुल धोती कमीज पहनते हैं। जो विमेन होती है वो लहंगा चोली पहनती हैं, और दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, दोनों को बहुत प्रिय होते हैं। और ये पर्सनल हाइजीन, स्वच्छता पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। ये इनकी ड्रेस थोड़ी सी देख लो। ठीक है, अर्थव्यवस्था। अब हम पढ़ रहे हैं इनकी इकोनॉमी किस तरीके से चलती है, वाई दे आर सो बैकवर्ड, इनकी कुछ तो चीजें होंगी। ठीक है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी ज्यादातर सब लोग कृषि ही करते हैं, है ना। ट्राइब्स के बारे में हम देखते हैं, ट्राइब्स में ज्यादातर एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रह जाएगा, याद रह जाएगा। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और मजदूरी पर आधारित है। कृषि और मजदूरी करते हैं। इनका परंपरागत कार्य जड़ी बूटियों का संग्रहण करना है। क्या करते हैं ये लोग? बेसिकली एक तरीके से ट्रेडिशनल वर्क है। जड़ी बूटियों को जो बेचते हैं वो कौन से? सारिया ट्राइब वाले लोग होते हैं, जड़ी बूटियों को बेचते हैं। बहुत ज्यादा जड़ी बूटियों की पहचान में निपुण होते हैं। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है जड़ी बूटियों के बारे में, तो ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं जड़ी बूटियों को पहचानने में, उनके नॉलेज में। तो ये लोग जड़ी बूटियों को ही बेचने का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। शहर तथा गांव के हाट बाजार में इन्हें बेचते हैं। अधिक करने वाली आलसी होते हैं। मद्यपान अधिक करने आलसी होने, काम ना करने के कारण ऋण प्रसरता से पीड़ित। ऋण प्रसरता से क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझा रही हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं। बेसिक इनकी अर्थव्यवस्था ये क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं और एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका बेसिक काम है। जड़ी बूटियों में बहुत ज्यादा इनको नॉलेज रहती है, इनको पता है स्पेसिफिक कौन सी जड़ी बूटी किस चीज के लिए यूज होगी, तो इनको बहुत ज्यादा इसमें निपुण होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो ये जो उनका हाट बाजार लगता है, अपने जो बड़े शहरों में लगता है हाट बाजार, तो इसमें जड़ी बूटियों बेचने वाला ही बिजनेस करते, जड़ी बूटियां ही बेचते हैं स्पेसिफिकली ये लोग। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं दे सफर फ्रॉम इंडेप्टनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इंडेप्टनेस? मतलब क्या होता है? कर्ज के तले दबे रहना। ठीक है, इंडेप्टनेस बोल रहे हैं, ज्यादा समझ आएगा इस तरीके से। ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग। क्यों? ये लोग बहुत लेजी टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा पीना खाना करते हैं, बहुत ज्यादा लेजी टाइप के होते हैं। नॉट डूइंग एनी वर्क, इनको काम करने की उतनी इच्छा नहीं होती, इसलिए तो ये लोग पीछे रह गए हैं काफी ज्यादा। ठीक है, इसलिए लोग इंडेप्टनेस में, मतलब कर्ज में, इंडेप्टनेस मतलब क्या? ऋण प्रसरता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इंडेप्टनेस, कर्ज में आप डूबे हो एक तरीके से। तो आप क्योंकि काम करने की आपकी इच्छा नहीं है, आप दारू वारू पीते हो, आप बहुत लेजी हो, काम करने की इच्छुक नहीं हो, तो आप इसमें बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हो। ताड़ी पीते थे ये लोग। ठीक है, खान पान देखेंगे हम इनको। खान पान क्या करते हैं? खान पान इनका स्पेसिफिकली देख रहे, सारे जो ट्राइब्स होते हैं वो लोग मोटा अनाज ही ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, चावल सहारियों का प्रमुख भोजन है। ठीक है, दारू, मदिरा आदि जातियों की तरह सारे समाज में भी अनिवार्य अंग है। ठीक है, आप देख रहे हो स्पेसिफिकली हमने ट्राइब पहले भी पढ़ी, तो ताड़ी पीते थे वो लोग। ठीक है, हम पहले से भील ट्राइब पढ़ते तो ताड़ी पीते थे। ताड़ी इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ड्रिंक। ठीक है, तो ये लोग भी दारू के चक्कर में, तो ये लोग इंडेप्टनेस में फंसे हुए हैं। ठीक है, इस कर्ज में फंसे हुए हैं, है ना। तो ये लोग दारू वारू पीते हैं बहुत ज्यादा, और सारी ट्राइब में बहुत ज्यादा दारू का कल्चर, मतलब कुछ ड्रिंक करना इज ऑलमोस्ट नेसेसरी, लोग पीते ही हैं। ठीक है, इनके जो ट्राइबल कल्चर में होता है, अल्कोहल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ सारिया सोसाइटी। ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, काफी ज्यादा पुराने टाइप के ट्राइब्स हैं, और मोटा अनाज को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली सारे ट्राइब के बारे में। अब हम सारे ट्राइब के भगवान, देवी देवताओं के बारे में पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक देवता किस चीज का इलाज करते हैं, ये देवता किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं सारे जनजाति के देवी देवता। सबसे पहले क्या? ठाकुर देव। बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा करने वाले पुराम देवता होता है। ठाकुर देव की पूजा में भोपो द्वारा दारू और बकरी की बलि दी जाती है। ठीक है, क्या करें? बच्चों को बेसिकली रक्षा करते हैं, बकरी की बलि देते हैं। ग्राम देवता होता है, ठाकुर देव को क्या बोलते हैं? रक्षा करते हैं, ग्राम देवता होते हैं, और बकरी की बलि देते हैं। नेक्स्ट है
भैरव देव बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं, बकरी और मुर्गे की बलि दी जाती है। क्या होता है, जो स्पेसिफिकली जो विमेन होती है, जो इनफर्टाइल होती हैं, उनको बच्चा नहीं हो रहा होगा, उनको लड़के नहीं हो रहे, लड़के की कामना थी, तो वो जो स्पेसिफिकली कौन से भगवान की पूजा करती है, भैरव देव की पूजा करती है, और बकरी और मुर्गे की बलि दी जाती है इसमें। नेक्स्ट है अपने नाहर देव। नाहर का अर्थ होता है शेर। शेर या बाघ की पूजा की जाती है, इसके पीछे शेर का भय भी है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली, ये नाहर मतलब शेर और बाघ की पूजा की जाती है इसमें, ठीक है। लायन और टाइगर इज वर्शिप, ठीक है, इसमें स्पेसिफिक है। तो ठाकुर देव किससे रिलेटेड है, ठाकुर देव है रक्षा से, ग्राम देवता रक्षा करना, इसमें हमने बकरी की बलि दी थी, ठीक है। फिर हमने भैरव देव, जो इनफर्टाइल वेमेन होती है, पुत्र प्राप्ति के लिए भैरव देव की पूजा करती है, और इसमें मुर्गे की और बकरी की बलि दी जाती है। नाहर देव, नाहर शब्द का अर्थ होता है शेर, और शेर का स्पेसिफिकली क्या, बाघ की या टाइगर या लायन की पूजा की जाती है इसमें, ठीक है। इनकी कॉस्ट्यूम देखो, ये लोग इस तरीके से, सारे ट्राइब के लोग इस तरीके से ड्रेसअप होते हैं ऑन स्पेसिफिक, उनके जो फेस्टिवल्स वगैरह होंगे उस तरीके से। नेक्स्ट है अपने पारद देव, डेरत देव, कारस देव, ठीक है, तीन अपने अलग देवता हैं। पारद देव, किसी प्रतिष्ठित सहारिया की मृत्यु होने पर उसको देवता स्वरूप माना जाता है। कोई वो स्पेसिफिक जो बहुत ज्यादा इमिनेंट सहारिया जो इंसान होगा, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको भी वो भगवान की भगवान का दर्जा देते थे, उसको हम बोलते हैं पारद देव, ठीक है। जो उनके पुराने जो लोग मर गए, जो उनकी जिनकी डेथ हो गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो काफी, तो उनको हम पारद देव कहते हैं। नेक्स्ट है अपने डेरत देव। बच्चों के मुंडन संस्कार में देव की समक्ष किया जाता है, ठीक है। मुंडन का संस्कार डेरत देव के सामने होता है, ठीक है। डेरत देव मतलब मुंडन संस्कार, जो हमारे रिचुअल एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बच्चा जो पैदा होता है तो उसका मुंडन तो जरूर करवाया जाता है, ठीक है, हिंदुइज्म में हम देखते हैं। तो डेरत देव के सामने स्पेसिफिकली जब हम सहरी ट्राइब की बात करें, तो डेरत देव के सामने इनका मुंडन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कारस देव। कारस देव क्या होता है, विष सोखने वाले देव हैं। सर्प या बिच्छू के काटने पर कारस देव सर्प या बिच्छू के काटने पर कारस देव का नाम स्मरण कर रोगी मिट्टी के साथ मट्टी बांधी जाती है, जिससे रोग ठीक हो जाता है, ठीक है। इसको समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन आप ढंग से समझते हैं। पारित देव क्लियर है, और डारित देव क्लियर। पारित मतलब क्या हो रहा है स्पेसिफिकली, जो जो वैसे जो काफी इमिनेंट लोग जो स्पेसिफिकली सर्ली ट्राइब से बिलोंग करते थे, उनकी डेथ हो जाती, तो उनको भी हम भगवान का दर्जा दे देते हैं। डेरित देव क्या होता है, डेरित देव में हमें क्या कर रहे थे, मुंडन संस्कार के टाइम जिस भगवान की पूजा जाती है, तो वो उसको डेरित देव कहते हैं। अब हमने नेक्स्ट है कारस देव। कारस देव क्या, द गॉड हु ऑब्जॉर्व्स पॉइजन, जो विष को सोख लेते हैं, विष को सोख लेते हैं, वो क्या होता है, कारस देव, ठीक है। कारस देव कौन से देव है जो विष को सोख लेते हैं, कारस देव, ठीक है। इन केस ऑफ स्नेक और स्कॉर्पियन बाइट, क्या होता है, बिच्छू, सर्प या बिच्छू जब काट लेता है, तो कारस देव को जो होता है नाम जपा जाता है, ठीक है। और एक तरीके से जो पेशेंट है उसके ऊपर मिट्टी पूरी लगाई जाती है, और उसका उनका जाप किया जाता है, उनके नाम का जाप किया जाता है। इससे पेशेंट जो होता है, दिस क्योर्स द पेशेंट, जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ। इन केस ऑफ स्नेक और स्कॉर्पियन बाइट, कारस देव्स नेम इज रिमेंबर्ड एंड मड इज टाइड अराउंड द पेशेंट, ठीक है। मिट्टी पूरा इसके आसपास लगाई जाती है, और इस तरीके से पेशेंट क्योर हो जाता है, नाम जपा जाता है कारस देव का। नेक्स्ट है हमारा भूमिया देव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे भूमिया देव, नाम से समझ आ रहा होगा, भूमिया देव और तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। भूमिया देव ग्राम देवता है। प्रत्येक सहराना के बीच भूमिया देव को स्थापित किया जाता है। भूमिया देव गांव के संरक्षण देव होता है। सेम अपन जो पहले पढ़ा था, भूमिया देव मतलब नाम समझ आ रहा है, भूमि के देवता, ग्राम के देवता, ठीक है। और इनको गांव, एक सहराना मतलब इनकी जो सोसाइटी होती है उसके एक के बीच में उसको स्थापित करा जाता है उनको, और उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। प्रोटेक्टर डेटी ऑफ विलेज, प्रोटेक्टर डेटी ऑफ विलेज, आप देखें कुछ कुछ मूवीज में साउथ में यही दिखाया जाता है कि स्पेसिफिक डेटी रहती है। मैं मूवी का नाम भूल गई, नहीं तो बताती। उसमें यही होता है ना, स्पेसिफिकली एक ट्राइब रहती है, उस पर उसके एक डेटी रहते हैं, उनकी स्पेसिफिक ट्रेटी, उनके कल्चर फॉलो अलग तरीके से होता है। तो भूमिया देव एक सहराना के बीच में हम स्थापित कर देते हैं, उनको भूमिया देव कहते हैं, प्रोटेक्टर डेटी ऑफ विलेज। नेक्स्ट है हमारा तेजाजी महाराज। तेजाजी राजस्थान के लोक देवता हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़, ग्वालियर अंचल में भी तेजाजी के व्यापक प्रतिष्ठा है। मतलब ये लोग काफी, क्योंकि हम राजस्थान का कल्चर ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं सारिया लोग, क्योंकि वो बहुत सटा हुआ स्टेट है वहां से, तो ये लोग यहाँ तेजाजी महाराज की भी पूजा करते हैं। तेजाजी महाराज की मैंने फोटो लगाई यहाँ पे। तो तेजाजी महाराज स्पेसिफिकली आप याद करो फोक डेटी है राजस्थान के, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, आई होप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है।
आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम इनके त्योहार और पर्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सहारिया ट्राइब के। सबसे पहले क्या हरियाली अमावस्या मनाते हैं, तेजा नवमी मनाते हैं, ठीक है। हरियाली अमावस्या क्या होती है, खेत जोतने के पूर्व पूजा क्या त्योहार हरियाली अमावस्या है। खेल जोतने के जो पूर्व पूजा का जो त्योहार होता है उसे हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। तथा इस पर्व में अच्छी फसल की कामना, मतलब बेसिक आप जो क्या कर रहे हैं, गुड हार्वेस्ट की कामना कर रहे हो कि अच्छा आपका फसल हो, अच्छी चीजें हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो आपके साथ, तो उसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, खेत जोतने से पहले जब हम जो पूजा करते हैं उसे हरियाली अमावस्या करते हैं, और अच्छे क्रॉप, अच्छे प्रोडक्शन, अच्छे प्रोडक्ट की हम कामना करते हैं। गुड हार्वेस्ट की हम कामना करते हैं, हम विश करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, हार्वेस्ट है, वो काफी ज्यादा अच्छा हो। इसे बोलते हैं हम हरियाली अमावस्या, ठीक है। नेक्स्ट है तेजा नवमी। तेजा नवमी मतलब क्या होता है, सहरियों का तेजा जी का में अटूट विश्वास है। हमने पढ़ा तेजा जी के ऊपर, भगवान इनको तेजा जी, ठीक है, जो राजस्थान से रिलेटेड है, फोक डेटी है, उनके अटूट विश्वास है, आर्थिक, ठीक है। ये काफी ज्यादा तेजा नवमी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि तेजा नवमी सहरिया साहब अनवेवरिंग फेथ इन तेजा जी, ठीक है, बहुत ज्यादा तेजा नवमी में उनको बहुत ज्यादा विश्वास है तेजा जी भगवान के ऊपर, ठीक है। इसमें तेजा जी जो उनको सेलिब्रेट करते हैं उसको हम तेजा नवमी कहते हैं, ठीक है। आर्थिक अवस्था सहरिया समाज में कहावत को केटक केवट कहते हैं, या केनात कहा जाता है, केवट या केनात कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इन सहरिया सोसाइटी द सेइंग इज कॉल्ड केवट और केनट, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट चीज क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सहरिया जनजाति के लोकगीत। कौन कौन से, ये सहरिया जनजाति के बहुत सारे लोकगीत हैं, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। 3 नाम लिखे हैं, तीनों को तो याद करना है। कौन कौन से 3 चीज होगी, कौन कौन से गीत हो गए, हल्दी गीत, भैतिया गीत, जेवनार, ठीक है। कौन कौन से, हल्दी गीत, भैतिया गीत, जेवनार, ठीक है, गीत जेवनार, ठीक है। थोड़ा सा नाम इनके थोड़े डिफिकल्ट है, बार बार पढ़ोगे आप तो याद हो जाएगा, बार बार पढ़ो तो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। क्या क्या पढ़ा हमने, हल्दी गीत हो गया, ठीक है, फिर अपना हो गया कि हल्दी गीत हो गया, फिर हो गया भतिया, फिर हो गया गीत जेवनार, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आगे किसी बहुत सारे गीत हैं। फिर हमारे ये थोड़े से सरल नाम है, थोड़े से वो डिफिकल्ट है, ये थोड़े इजी हैं। बन्ना गीत, गारी गीत, रसिया गीत, बंधई गीत, लंगोरिया गीत, गोट लीला, भेंट, भजन, ठीक है। कितने सारे नाम हो गए, बन्ना गीत, गारी गीत, रसिया गीत, बंधाई गीत, लंगोरिया गीत, गोत गीत, भेद भाजन, ठीक है। बार बार आप याद करोगे, बार बार आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है, कि इनके लोक गीत में से आते हैं कौन से, सब सहरिया ट्राइब के कौन से, बन्ना गीत, गारी गीत, रसिया गीत, बधाई गीत, लंगोरिया गीत, गोट लीला, भेंट और भजन। पूछ सकता है लंगोरिया गीत किस स्पेसिफिकली कौन से ट्राइब से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए सहरिया ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाते हैं, टफ हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनके नृत्य। नृत्य कौन से, इनके डांस फॉर्म कौन कौन से हैं, दुलदुल घोड़ी और लहंगी नाच, लहंगी इनका प्रमुख नृत्य है, ठीक है। दुलदुल घोड़ी और लहंगी इनका प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुलदुल घोड़ी और लहंगी डांस, ठीक है। कौन से, दुलदुल घोड़ी का स्पेसिफिक ट्राइब का डांस है तो आप लोग को पता होना चाहिए ये सहरिया ट्राइब का डांस है, और लहंगी डांस कौन से स्पेसिफिक ट्राइब का है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सहरिया ट्राइब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो सब लोग उसको, दुलदुल घोड़ी और लहंगी नाच, ठीक है। और स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखो सहरिया जनजाति का संग्रहालय श्योपुर जिले में स्थित है, हमने ये पढ़ चुका है। सामुदायिक इनका रेडियो जो स्टैब्लिश हुआ है केंद्र द्वारा, वो भी श्योपुर में ही है, ठीक है। हमने श्योपुर में पढ़ा ना, श्योपुर में सबसे ज्यादा इनकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है। अब हम इनका पढ़ेंगे विवाह प्रथाएं। विवाह प्रथाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विवाह प्रथाएं हर टाइप की हम देख रहे हैं, अलग टाइप की होती है, इनके नाम अलग अलग हैं, तो आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है, समझना है, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीजें हो तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। विवाह प्रथाएं हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्या है, सगाई विवाह। सगाई विवाह में दोनों पक्षों की रजामंदी से पहले सगाई की रस्म की जाती है, क्योंकि इसमें लड़का लड़की की मर्जी के साथ माता पिता की सहमति, बेसिक जैसे नॉर्मल शादी होती है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। सगाई विवाह में क्या होता है, रजामंदी आपके बेसिक लोग मांगे, इंगेजमेंट मैरिज बोलते हैं, कंसेंट होता है दोनों पार्टीज का, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज कंसेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स गिविंग कंसेंट टू द बॉय। माँ बाप भी बच्चे मतलब जो लड़के लड़कियां हैं उनको कंसेंट देते थे कि हाँ बेटा शादी कर लो, बेसिक एंगेजमेंट मैरिज में यही है, ठीक है, सगाई विवाह। नेक्स्ट है झगड़ा विवाह।
देखो थोड़े से जो अलग टाइप के वर्ड है ये सब तो आप गेस कर लोगे, ठीक है, ये सगाई विवाह तो गेस कर लोगे, है ना, कि क्या हो सकता है। जो अलग टाइप का नाम है ना, वो क्वेश्चन है पूछने के, ऑप्शंस में आने की, इस तरीके से जिससे आप एलिमिनेट करो वो ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो उस पर ज्यादा हमें फोकस करते चलना है। ठीक है, अब जैसे झगड़ा विवाह है, झगड़ा विवाह नाम से थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है, कुछ अलग होगा इसमें कॉन्सेप्ट, तो इसे हम पढ़ रहे हैं अभी, याद भी अभी तुरंत तुरंत हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी विवाहित स्त्री को भगा कर ले जाता है, दोनों पक्षों में व्यक्ति उन्हें ढूंढते हैं, फिर जब मिल जाती है जल जाते तो उन्हें विवाह करा दिया जाता है। स्त्री के पूर्व पति को नए पति द्वारा रिश्वत देनी पड़ती है, ठीक है, रिश्वत की कीमत पंचायत तय करती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, झगड़ा विवाह में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग स्पेसिफिकली, फिर से बताऊं, झगड़ा विवाह में क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिकली झगड़ा विवाह में क्या कर रहे हैं, एक कोई व्यक्ति किसी विवाहित स्त्री ऑलरेडी मैरिड विमेन को भगा के ले जा रहा है, दोनों पक्ष द्वारा, दोनों जो पक्ष होंगे बैठ के ढूंढेंगे उसको, जब वो लोग मिल जाएंगे तो उनका विवाह करा दिया जाता है। स्त्री के जो पूर्व पति, जो उसका पहला पति होगा, नए पति द्वारा उसको रिश्वत देनी पड़ती है। ठीक है, कौन रिश्वत दे रहा है, नया पति पूर्व पति को रिश्वत देता है, रिश्वत की कीमत जो होती है वो पंचायत डिसाइड करती है। वेरी डिफरेंट, वेरी स्ट्रेंज, ठीक है, लेकिन ये झगड़ा विवाह आपको याद करना है क्योंकि ये अलग टाइप की चीजें हैं, तो ये आपके क्वेश्चन में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि क्या करते हैं इसमें, मैरिड वुमेन को भगा रहे हैं वो, ठीक है, आप ये नोटिस करो, मैरिड वुमेन को भगा रहे हैं। If a person elopes with married women, देखो ये लिखा है क्वेश्चन, मैरिड women को भगा रहे थे, then people of both families search for them and when they are found उनको शादी करवा दी जाती है उनकी, then and the women former's husband has to pay the bribe, जो former husband has to pay the bribe to the new husband, ठीक है, और जो ब्राइब प्राइस होगा वो पंचायत डिसाइड करेगी। क्लियर, अलग टाइप का विवाह है, कौन सा विवाह है, झगड़ा विवाह, ठीक है। विधवा विवाह, विधवा विवाह नाम से समझ आ रहा है, इजी है। विधवा विवाह, विधवा के किसी व्यक्ति से पूर्ण विवाह कर सकते हैं। पूर्ण विवाह का पहला हक उसके देवर का होता है, फिर भी यह विधवा की मर्जी से पर निर्भर करता है, मतलब वही आपको विडो की मैरिज से वापस से करवाया तो उसको हम विधवा विवाह कहेंगे, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो पहला हक होता है वो उसके देवर का होगा, अगर उसका भाई की डेथ होगी तो स्पेसिफिकली जो छोटा भाई होगा उससे शादी करवा दी जाती है। ऐसे हम हमेशा से देखते आ रहे सोसाइटीज में, हम पुरानी मूवीज में भी देखते तो यही होता था। नेक्स्ट है हमारा खेका विवाह। खेका विवाह, विडो मैरिज तो याद रहेगा, ठीक है, खेका विवाह डिफरेंट होगा। यदि विवाह किसी अविवाहित पुरुष के साथ हो रही हो और पुरुष भी उससे रखने को तैयार हो जाता है तो उसे खेका विवाह कहते हैं। क्या कह रहे हैं, इसका मतलब है इफ विडो मैरीज एन अनमैरिड मैन एंड द मैन एग्रीज टू कीप द वुमेन, इसको खेका विवाह कहते हैं। मतलब क्या होता है, जो औरत है वो ऑलरेडी विडोड है, ठीक है, और वो एक अनमैरिड मैन से शादी करने की इच्छा रखती है और मैन जो आदमी है वो भी मान जाता है तो उनकी शादी करवा दी जाती है। उसको क्या बोलते हैं, खेका मैरिज, खेका विवाह, उनको क्या बोलते हैं, खेका विवाह। क्या कर रहे हैं इसमें खेका विवाह में, जो मैरिड वुमेन है, मतलब जो विडोड वुमेन है वो क्या कर रही है, ऑलरेडी एक अनमैरिड मैन से शादी करने की बात कर रही है, इच्छा रखती है तो उसकी शादी करवा दी जाती है, और मैन भी अगर एक्सेप्ट कर देता है, अनमैरिड मैन भी एक्सेप्ट कर लेता है, उसको हम खेका विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टाइप का जो विवाह है वो कौन सा है, झार फेरा, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप की चीजें हैं, नाम ऐसे होते हैं ना, इसी में हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं अपने पेपर में। आप देखोगे काफी ज्यादा डिटेल पूछ देते हैं, फिर हम ऐसे अजीब अजीब वर्ड होते हैं जो हम याद नहीं कर पाते हैं, पेपर में आ जाता है तो फिर हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, हमें तो लगता है कंफ्यूजन होने लगती है दिमाग में, फिर ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब झार फेरा के बारे में पढ़ते हैं। अब ये ट्राइब्स आप इस तरीके से पढ़ो कि आपको हमेशा याद रहे, कभी भी भूलो नहीं, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर कन्या का संबंध किसी घर में तय हो जाता है लेकिन विवाह से पहले ही वो किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर भाग जाती है, ठीक है, तो उस घर के प्रतिष्ठा बचाने के लिए कन्या को जबरदस्ती लाया जाता है, फिर बिना विवाह के भान में या फेरे करवा दिए जाते हैं। इस विवाह को झार फेरा विवाह कहते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, आफ्टर द मैरिज ऑफ गर्ल्स इज फिक्स्ड इन अ फैमिली, अगर उसकी जो मैरिज है ऑलरेडी एक तय हो जाती है एक स्पेसिफिक घर में कि यहाँ पे उसकी शादी होने वाली है, हर फादर ब्रेक्स द रिलेशनशिप ड्यू टू टेम्पटेशन गिव्स द टू समवन एल्स। क्या हो रहा है उसमें, उसके जो फादर है वो क्या हो रहे हैं, वो रिलेशनशिप किसी और को दे रहे हैं, ठीक है, उसकी किसी और से करवा रहे हैं, किसी और से रिश्ता कर रहे हैं। इन सच सिचुएशन द फैमिली मेंबर्स फोर्सिबली किडनैप द गर्ल बिफोर हर मैरिज, उसके शादी से पहले उसको जानबूझ के लिए फोर्सफुली किडनैप करते हैं बिफोर मैरिज से, और अपने प्राइड और प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या करते हैं, प्रेस्टीज बचाने के लिए उसके फेरास करवाते हैं। दिस मैरिज इज कॉल्ड झार फेरा मैरिज, ठीक है, कुप्रथा टाइप की है ये, ठीक है, जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं अपने प्राइड और प्रेस्टीज बचाने के लिए।
इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या क्या है मैं बता देती हूँ। मैरिज में आपके सगाई विवाह इज इम्पोर्टेंट, झगड़ा विवाह आपने समझ लिया, विधवा विवाह आप नाम से समझो कि खेखा विवाह, ठीक है। ये एक बार रीड करें ना, आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका मतलब है, ठीक है। झार फेरा में क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया सारे ट्राइब के बारे में, सब चीज़ें हमने डिटेल में क्वेश्चन कवर कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है सारे ट्राइब के, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में आते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको हमारी ये पीडीएफ को डाउनलोड करना है, आपको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू विल गेट द नोट्स देयर। एंड हमारे ये MPPS से रिलेटेड जो हमारा प्रीलिम्स का बैच है, अगर किसी कोई भी इंटरेस्टेड हो जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है या जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, तो ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।